है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 57 वर्ष व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। यदि आप सबको मुझसे संपर्क करना है कुंडली विश्लेषण को लेकर के, तो आप स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। 27 नवंबर 1963 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 3:10 दोपहर का समय है और जन्म का जो स्थान है वो है जम्मू कश्मीर। प्रश्नों की बात की जाए तो कहते हैं कि जुलाई 2020 से जो है इनके पास नौकरी नहीं है, मतलब नौकरी चली गई जुलाई 2020 में। तो जानना चाहते हैं कि जॉब कब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके बाद सेहत को लेकर के जानना चाहते हैं कि आगे सेहत कैसी रहने वाली है। धन को लेकर के, विदेश जाने को लेकर के, प्रॉपर्टी और संतान संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 1 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मेष लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखें तो 12वें भाव में विराजमान है। तो इस व्यक्ति की कुंडली बन जाती है मेष लग्न एवं मीन राशि की। लग्न मेष है, राशि मीन है। लग्नेश बनते हैं मंगल देवता, जो कि जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश भाग्य भाव में बैठ जाए तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है, जातक को जन्मजात भाग्यवान माना जाता है। लग्न का मान ध्यान से देखें तो लग्न का मान 0 डिग्री का है और मंगल की भी डिग्री को यदि आप देखेंगे तो मंगल की भी डिग्री 0 है, यानी कि लग्न एवं लग्नेश दोनों ही अत्यंत ही कमजोर अवस्था में यहां पर विराजमान है। लेकिन चूंकि मंगल 0 डिग्री का है, लग्न भी 0 डिग्री का है, इस वजह से मंगल का प्रभाव इनके जीवन के ऊपर, इनके व्यक्तित्व के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। मेष लग्न वाले जातकों के स्वभाव की यदि बात की जाए तो ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के होते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, मुझे कहना चाहिए। हट्टे कट्टे होते हैं, स्वस्थ शरीर होती है इनकी, अच्छा कद काठी होता है, एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। आमतौर पर ऐसे जो लोग होते हैं वो एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं। कई बार गुस्सा भी देखा जाता है इनके अंदर कि कई बार जो है थोड़े से गुस्से वाले स्वभाव के भी होते हैं। और दूसरी तरफ यहां पर मीन राशि है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेष राशि और मीन राशि के बीच में ना बड़ा फर्क है। एक तो जहां तक एक जो राशि है वो बन जाती है अग्नि तत्व की, तो मीन राशि जो है वो जल तत्व प्रधान है। तो इस वजह से एक मिक्सचर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जातक का जो स्वभाव होता है ना वो लग्न एवं राशि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा प्रभाव राशि का देखने को मिलता है स्वभाव के ऊपर। तो मीन राशि की वजह से ऐसे जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं। इसके अलावा मन में जो है ईश्वर के प्रति जो है जुड़ाव होता है इनके मन में, और दान पुण्य करने वालों में से होते हैं। एक एक करके इनके ग्रहों को हम देख लेते हैं। तीसरे खाने में यहाँ पर राहु देवता बैठे हुए 18 डिग्री के साथ। उच्च की राशि मिथुन में ये राहु बैठा हुआ है बुध के घर में, और बुध को समझे तो बुध अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए। देखिए राहु की प्लेसमेंट लाजवाब है, राहु की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन बुध जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से जो राहु है वो मेहनत तो करवाएंगे और लाभ भी देंगे, लेकिन लाभ में थोड़ी कमी इसलिए हो जाएगी क्योंकि बुध की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है। लेकिन फिर भी तीसरे भाव में राहु कारक हो जाते हैं। मैंने बार बार कहा है इस बात को, ये जो राहु है अपनी दशा अंत दशा में आपको बढ़िया लाभ देगा, खूब मेहनत करवाएगा और उस मेहनत के बाद जो है आपको अच्छा लाभ ये राहु देने वाला होगा। कई सारे जो है इम्पॉसिबल तरीके के काम भी जो है आप कर सकते हैं और ये राहु आपको इन चीजों में भी सफलता दिलवाने वाला होगा। तो राहु बेसिकली क्या है कि इसकी दशा आती है तो आप रिस्क वगैरह ले सकते हैं, दौड़ भाग और मेहनत आपको ये राहु ज्यादा करवाएगा। बलाबल बढ़िया है, युवावस्था का राहु है। सप्तम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, विवाह भाव के ऊपर कोई परेशानी नहीं है, मित्र दृष्टि है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं देंगे विवाह और पार्टनरशिप में। इसके अलावा जो है भाग्य भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव ये देने का कार्य कर सकते हैं। कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, ये भी धन लाभ के लिए, मेहनत के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से धन का लाभ ये राहु देने वाले होंगे। सीधे अष्टम भाव में आ जाते हैं। बुध एवं सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहां पर सूर्य एवं बुध की युति हम सभी को पता है कि बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। साथ ही साथ यहां पर बुध जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं षष्ठेश होकर के, तो विपरीत राजयोग भी यहां पर बुध जो है वो बना रहे हैं।
अष्टम भाव में बुधादित्य योग को समझा जाए तो ऐसे लोग जो है ना, इनका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे लोग बढ़िया कर सकते हैं, एजुकेशन में ये बढ़िया कर सकते हैं। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और इस राशि को भी देखिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों के मन में कई प्रकार के ऐसे विचार आ सकते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स विचार हों, मतलब कुछ नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज भी आ सकते हैं। सूर्य को देख लेते हैं, 11 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं और सूर्य इस कुंडली में पंचमेश है, यानी कि शिक्षा और संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, आकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए। अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए तो शिक्षा वगैरह में तो ये लाभ दे देंगे और सिक्स्थ सेंस को भी बढ़िया कर देंगे। संतान संबंधित चीजों के लिए यदि इसको समझा जाए तो संतान के साथ स्थिति को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपस में संबंध जो है ना वो नाजुक रह सकते हैं। ध्यान से समझिए, सूर्य यहां पर मंगल के घर में है, अच्छी राशि में बैठे हैं, लेकिन ये अष्टम भाव की राशि है और ये भाव भी अष्टम है। इस वजह से जो रिश्ते हैं वो संतान के साथ थोड़े नाजुक रह सकते हैं और उसमें जो है थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। याद करिए, मैंने 2 मिनट पहले आपको कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि और बदलाव का भाव है, उतार चढ़ाव का भाव है, तो संतान के साथ रिश्ते भी कुछ इस प्रकार के रह सकते हैं। सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन वाणी के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। बुध को देख लेते हैं, 23 डिग्री के साथ बुध यहां पर बैठे हुए हैं। बुध यहां पर अस्त का होकर के बैठा हुआ है और इस कुंडली में बुध को समझे तो वो तृतीयेश एवं षष्ठेश है, मारक ग्रह है। इस कुंडली में बुध अष्टम भाव में बैठे हुए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर बुध बैठे हुए हैं, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि मेहनत जिस प्रकार से आप करें उस प्रकार से सफलता थोड़ी सी आपको कम मिले, क्योंकि मेहनत पराक्रम भाव का स्वामी जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के भाग्य भाव को देख लेते हैं। मंगल, शुक्र एवं केतु यहां पर बैठे हुए हैं। मंगल शुक्र की युति जब भी कुंडली में होती है तो ये आकर्षण देती है जातक को, खास करके जो है विपरीत लिंग की तरफ। यहां पर देखा जाए मंगल 0 डिग्री के हैं और मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी कि मंगल का बल कम है, तो मंगल के बल को बढ़ाने से भाग्य का ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। विदेश की यात्राएं बेहतर होंगी, विदेश की खूब सारी यात्राएं कर सकते हैं। धर्म में रुचि करवाएगा ये मंगल। यहां पर बैठ करके विदेश भाव को मंगल देवता देखेंगे तो विदेश लेकर के जाने वाला कार्य करेंगे, धन का थोड़ा व्यय करवाएंगे। तीसरे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम और साहस को बढ़ा देंगे। ऑलरेडी यहां पर राहु पराक्रम को बढ़ा रहा है, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं और उस बड़ा रिस्क को लेकर के जीवन में कुछ बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। कुंडली के चौथे खाने के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर मंगल देवता प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपको करवाने वाले होंगे। शुक्र को देख लेते हैं, 3 डिग्री के साथ शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं और शुक्र यहां पर बाल अवस्था में माने जाएंगे। इस कुंडली में शुक्र को समझे तो वो धनेश है एवं वो सप्तमेश है, मारक ग्रह है शुक्र। इस कुंडली में कारक नहीं, मारक ग्रह है। आपके पत्नी भाव, व्यापार भाव और धन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए, देखिए पहली बात तो धन भाव के स्वामी का जाकर के भाग्य भाव में बैठना, ये धन योग का निर्माण कर रहा है। शुक्र यहां पर धन योग का निर्माण कर रहे हैं तो ये धन की स्थिति के लिए बढ़िया माना जाएगा। दूसरा, पत्नी के भाव का स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो पत्नी के आने के बाद भाग्य ज्यादा सहयोग करेगा। पत्नी के आने के बाद जो है भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। या कोई भी कार्य यदि आप पार्टनरशिप में करते हैं, खास करके अपनी पत्नी के साथ करते हैं, तो उस कार्य में आप देखेंगे कि लक का जो सपोर्ट है ना वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आपके अंदर डालने वाला होगा। केतु 18 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए, अच्छी राशि में बैठे हुए, उच्च के माने जाते हैं केतु देवता इस राशि में। गुरु के घर में बैठे हुए, गुरु अध्यात्म की राशि में जाकर के बैठा हुआ है तो यहां पर केतु भी जो है ये धर्म के प्रति जो है आपको रुचि देने वाले होंगे, धार्मिक बनाने वाले होंगे और अध्यात्म वगैरह में भी ये केतु इंटरेस्ट दिलवाएंगे। धर्म कर्म की यात्रा आप कर सकते हैं, कहने का मतलब है तीर्थ यात्राओं के ऊपर भी आप जा सकते हैं। शनि जो है कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए, 24 डिग्री के साथ शनि देवता यहां पर बैठे हुए हैं। शश नामक महापुरुष राजयोग यहां पर शनिदेव बना रहे हैं तो स्थिति बढ़िया है शनि की। इस कुंडली में शनि कर्मेश है एवं लाभेश है। देखिए लग्नेश मंगल के ये मित्र नहीं है, लेकिन यहां पर जो शनि की स्थिति है ना वो बहुत बढ़िया हो रही है। कुंडली के कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बनते हैं और स्वग्रही बैठे हुए हैं तो ये शश महापुरुष योग का लाभ आपको ये मिलेगा कि करियर में ये शनि आपको अच्छी ऊंचाई दे सकते हैं। यहां पर यदि इसकी दशा वगैरह चल पड़ी तो यकीन मानिए करियर के लिहाज से ये शनि आपको बढ़िया लाभ देंगे। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो शनि का 10वें भाव में स्वग्रही होकर के बैठना ये अच्छे करियर को दर्शाते हैं। 24 डिग्री का शनि है, बाल अवस्था के शनि यहां पर बैठे हुए हैं। लाभेश भी है शनि जाकर के कर्म स्थान में बैठा हुआ है। मेहनत आपको करनी ही होगी धन लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब
जो है आपको ज्यादा मेहनत के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। कई लोगों की कुंडली में आप देखेंगे तो कर्मेश जाकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए इसी कुंडली में आपका शनि यहां ना बैठ करके यहां बैठा होता तो मैं आपको कहता कि मेहनत करेंगे तो खूब धन लाभ कमाएंगे। अब ये बात मैं आपको बोलूंगा कि धन लाभ तो आप कमाएंगे लेकिन मेहनत भी आपको बहुत करनी पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो यहां पर शनि दृष्टि आकर के चंद्रमा को थोड़ा सा पीड़ित करेंगे, क्योंकि ध्यान से डिग्रियों को देखिए, 24 डिग्री का शनि है, 23 डिग्री का चंद्रमा है। इसका मतलब जो डिग्री है ना चंद्रमा के ऊपर एग्जैक्ट शनि की पड़ रही है तीसरी दृष्टि, और इस वजह से मन में कई बार नकारात्मक विचार भी देखने को मिलेंगे। विदेश वगैरह जाना चाहेंगे तो उसमें शनि थोड़ा विलंब कर सकते हैं। चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, घर में थोड़ी टेंशन ये शनि दे सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह देंगे तो जरूर, लेकिन विलंब करेंगे, उस कार्य को पूरा होने में थोड़ा समय लगा सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, जो कि विवाह का भाव होता है। यहां पर शनिदेव दृष्टि डालेंगे, लेकिन ये इनकी उच्च की दृष्टि होगी। विवाह भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि होगी ये इनकी उच्च की दृष्टि होगी, तो कोई खास परेशानी नहीं देंगे, बल्कि यदि आप व्यापार वगैरह करना चाहते हैं बेफिक्र होकर के आप व्यापार कर सकते हैं। पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 12वें भाव को देख लेते हैं। गुरु एवं चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु चंद्रमा की युति से हम सभी को पता है कि गज केसरी योग का निर्माण होता है, और साथ ही साथ यहां पर जो गुरु है ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी बना दे रहे हैं। ये जो गज केसरी योग बन रहा है 12वें भाव में बन रहा है, विपरीत राजयोग 12वें खाने में बन रहा है, और विदेश वगैरह यदि आप निकलते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपको ये अच्छा लाभ दे सकता है। गुरु यहां पर बैठे हुए 16 डिग्री के साथ वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन स्वग्रही हैं। विदेश लेकर के जा सकते हैं अपनी दशा में, विदेश वगैरह जाने पर आपको ये गुरु बढ़िया लाभ करवाएंगे। और देखिए ये अध्यात्म की राशि में गुरु बैठे हुए हैं, अध्यात्म के प्रति ये गुरु रुचि दिलवाने वाले होंगे आपको, और अध्यात्म में थोड़ी सफलता भी दिलवाएंगे। वक्री है यहाँ पर गुरु, तो कई सारी चीजों में ना ये विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे, और इनकी दशा में भी रिजल्ट्स जो है ना वो थोड़े विलंब के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे या एकाएक देखने को मिलेंगे। गुरु यहां पर बैठ करके जो है कुंडली के पांचवी दृष्टि से कुंडली के चौथे खाने को देखेगा, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ देगा, घर में खुशियों को देने वाला होगा। कुंडली के छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी बढ़िया है, आपके शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा, आपको जॉब वगैरह में फायदा करवाएगा गुरु। हाँ, पेट संबंधित कोई परेशानी है तो उसका ध्यान रखेंगे, डाइजेशन का ध्यान रखेंगे। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर गुरु की दृष्टि का पड़ना ये भी शुभ माना जाएगा, आपके आयु में ये गुरु जो है ये वृद्धि करने वाले होंगे। चंद्रमा को देख लेते हैं, 23 डिग्री के साथ चंद्रमा देव यहां पर बैठे हुए, इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया करने वाले हैं। यहां पर बैठ करके चंद्रमा अध्यात्म में रुचि देने वाले हैं। ये चंद्रमा विदेश जाने पर सफलता देने वाले हैं। विदेश में यहां तक कि आप घर वगैरह बनाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तब भी यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको बढ़िया लाभ करवाने वाला होगा। यदि आप इसके पीछे का कारण जानना चाहें क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि देखिए जो चौथा खाना होता है ना ये स्वदेश का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। स्वदेशपति चंद्रमा जाकर के विदेश भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी विदेश भाव के स्वामी ग्रह के साथ ही। इस वजह से विदेश में परमानेंट सेटलमेंट का योग भी आपकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए तो खूब सारी विदेश की यात्राएं आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा 23 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में विराजमान है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर। कोल्ड कफ इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे, शीत रोग के प्रभावों से थोड़ा बच करके रहेंगे। इसके बाद कुंडली में यदि दोष की बात करूं तो राहु और मंगल आमने सामने बैठे हुए हैं, तो अंगारक दोष की स्थिति यहां पर देखने को मिल जाती है। तो मंगल को बेसिकली आप बलवान कर लेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी, क्योंकि 0 डिग्री का मंगल है, 18 डिग्री का राहु है, तो अंगारक दोष का कोई बहुत जबरदस्त प्रभाव नहीं है कुंडली में। लेकिन फिर भी यदि आप मंगल को बेहतर कर लें, मंगल को बलवान कर लें, तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दशाओं की मैं बात करूं तो मंगल की महादशा आपको चल रही है। मंगल की महादशा 13 दिसंबर 2025 तक आपको रहने वाली है। तो मंगल लग्नेश की महादशा है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। लग्नेश की महादशा और ऊपर से लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हुए, बस इस मंगल को बलवान करने की आवश्यकता है। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा फिलहाल चल रही है, जो कि 5 मई 2021 तक रहने वाली है। ये समय बढ़िया है आपके लिए। और सीधे आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं। जुलाई 2020 से जॉब नहीं है, और जॉब कब मिलेगी या नहीं। देखिए अभी आपको मंगल में गुरु की जो है ना वो अंतर्दशा चल रही है,
और मेरा मानना है कि मंगल की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो मई 2021 से आप उम्मीद करिए कि आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। ये जानना चाहते हैं कि इसे रिटायरमेंट समझा जाए? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ये रिटायरमेंट का समय नहीं है। और जॉब की जहां तक बात है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मुझे बिल्कुल लगता है आपकी कुंडली को देख करके कि मई 2021 से ही आपकी नौकरी लग जाएगी। बस प्रयत्न जारी रखिए। सेहत को लेकर के जानना चाहते हैं कि क्या कोई परेशानी है, यदि है तो किस प्रकार की और कब परेशानी हो सकती है? फिलहाल कोई भी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। फिर भी डाइजेशन वगैरह का ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरु जो है ना वो छठे भाव के ऊपर प्रभाव दे रहा है और षष्ठेश जो है वो अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, डाइजेशन का ध्यान रखेंगे तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। और इसके अलावा जो है आपने पूछा है कि धन की जो स्थिति है वो क्या बेहतर होगी या फिर नहीं, या फिर कम हो जाएगी? देखिए, शुक्र जो है ना वो धन योग बना करके बैठे हुए हैं। शनि जो कि लाभेश है वो कर्म स्थान में बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि धन को लेकर के जो है कोई खास परेशानी आपको आगे होने वाली है। धन की स्थिति मुझे लगता है कि अभी तो मंगल की दशा चल रही है, निश्चित रूप से ये बेहतर ही होगी, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ये धन का व्यय करवाने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं। 12वें में बैठ जाएं तो ये धन का व्यय करवाते हैं, लेकिन अच्छी जगहों पे अच्छे कार्यों के लिए ये धन का व्यय करवाते हैं। तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फॉरेन जाने के योग जानना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपकी कुंडली में भी कहा कि विदेश में जाने का योग, विदेश में बसने का योग, यहां तक भी जो है आपकी कुंडली में ये मौजूद है। तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। योग कब है? तो देखिए, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, समय अभी भी चल रहा है। आप प्रयत्न करेंगे तो विदेश वगैरह आप जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या और प्रॉपर्टी बनेगी अथवा नहीं, यदि हां बन सकती है तो ये कब बनेगी? देखिए, प्रॉपर्टी वगैरह बनने की जहां तक बात है तो इस वर्ष छोटा सा योग नजर आ रहा है। इसके अलावा 2022 एवं 2025 में योग हैं। जब आप प्रॉपर्टी यदि उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। आपकी कुंडली में यहां तक भी संभव है कि आप विदेश जाकर के जो है मकान वगैरह ले सकते हैं। विदेश में भी बसना चाहेंगे तो ये भी आपके लिए संभव नजर आ रहा है। तो अभी भी इस वर्ष भी समय है, 2022 में भी समय है और 2025 में भी। यदि प्रॉपर्टी में आप जाना चाहेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो वहां पर आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। बच्चों के साथ कैसा रहने वाली है, बच्चों के साथ स्थिति कैसी रहने वाली है, आपने पूछा है। मैंने पहले ही बताया कि बच्चों के साथ स्थिति थोड़ी नाजुक रह सकती है। हालांकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, ये बहुत हद तक एक सेविंग फैक्टर का कार्य करेगा। लेकिन फिर भी उस दिशा में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पंचमेश जो सूर्य है वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और शनि के नक्षत्र में जो है यहाँ पर सूर्य नजर आ रहे हैं। तो स्थिति जो है थोड़ी सी संभाल करके रखने की आपको आवश्यकता है। षडबल की मैं बात करूं तो मंगल का बल आपकी कुंडली में बढ़िया नजर आ रहा है और यदि आप मंगल का जो है उपाय कर लेंगे, स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। सूर्य आपकी कुंडली में सबसे कमजोर है, सूर्य षडबल में सबसे कमजोर नजर आ रहे हैं। तो सूर्य को बल देना आपके लिए जरूरी है। नवमांश कुंडली की बात की जाए तो लग्न में जो मंगल देवता है वो स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को देखा जाए तो नवमांश कुंडली वर्गोत्तमी है, यानी कि वहां पर भी आपकी जो कुंडली है वो 1 नंबर से ही प्रारंभ हो रहा है और लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है। तो ये आपकी पर्सनालिटी के लिए और आपके आत्मविश्वास के लिए बढ़िया है। लेकिन जो सूर्य है ना वो सप्तम भाव में नीच का जाकर के बैठा हुआ है, यानी कि यहां पर भी सूर्य थोड़े गड़बड़ दिख रहे हैं और नवमांश में ये सीधा नीच के ही जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये संतान वाली जो बात है ना वो यहां से भी नजर आ रही है कि थोड़ी परेशानी वहां पर देखने को मिल सकती है। बाकी ग्रहों की स्थिति समझा जाए तो नवमांश कुंडली में बढ़िया नजर आ रही है। शुक्र जो है वहां धन भाव में स्वग्रह ही बैठे हुए हैं। तो ज्यादातर ग्रहों की स्थिति नवमांश कुंडली में भी बढ़िया है और वहां पर भी विदेश जाने के, विदेश में घूमने के योग बन रहे हैं और वो नजर आ रहे हैं वहां पर। तो कहीं से कोई परेशानी विशेष रूप से नजर नहीं आ रही नवमांश कुंडली में सिवाय सूर्य के। तो सूर्य को बेहतर करना जरूरी है आपके लिए। उपाय के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो मूंगा जो रेड कोरल होता है, मंगल का रत्न होता है, 9.25 रत्ती का मूंगा आपको धारण करना चाहिए। सोने अथवा तांबे की अंगूठी में आप इसको दाहिने हाथ की अनामिका में धारण कर सकते हैं। सोने में धारण करना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को आपको इसको धारण कर लेना चाहिए। नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बहुत जरूरी है आपके लिए। हर मंगलवार मंदिर जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उन्हें प्रसाद चढ़ाएंगे।
नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, इस उपाय से आपका सूर्य बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये था इस 57 वर्ष व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप भी मुझसे इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।